नमस्कार, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं मिशन कॉमर्स क्लासेज। प्यारे दोस्तों, हम इससे पहले की कक्षा में यानी अंश पूंजी के लिए लेखांकन में पाठ संख्या 1 में कंपनी की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं पे चर्चा कर चुके हैं। और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होने वाला है हमारा कंपनी के उद्देश्य, गुण, लाभ एवं महत्व। मैं आपके लिए बता दूं, जब हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं किसी भी बोर्ड में तो उसमें इन चारों में से किसी एक के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप इन जो मैं यहाँ पर हेडिंग में डिफाइन करने वाला हूं आप इनको लिख सकते हैं। विशेषताएं मैं पहले करा चुका हूं, कंपनी का अर्थ करा चुका हूं, शाब्दिक अर्थ करा चुका हूं और आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो ये वाला होने वाला है। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले कंपनी लेखांकन कक्षा 12 और कक्षा 12 के जो अंडरटेक है हमारा वो कंपनी के उद्देश्य एवं जो है गुण की बात, गुण, लाभ एवं महत्व की बात की जा रही है। सभी माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में ये जो है आपका काम आने वाला है। टॉपिक के अंतर्गत तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी हमारी सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। अंश पूंजी लेखांकन यानी कंपनी का एक ये महत्वपूर्ण उद्देश्य, लाभ, गुण और महत्व होता है कि किसी भी कंपनी के जो अंश धारक हैं उनकी जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी। अब इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, यह एक कंपनी का प्रमुख गुण तथा महत्व है। कंपनी का क्या है, प्रमुख गुण भी है और महत्व है। इसलिए इसके सदस्यों, अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स का व्यक्तिगत जोखिम अंशों की निवेशित राशि तक होता है, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक क्या होगा, इनके लिए केवल इतना लिमिटेड दायित्व है कि इससे ज्यादा अगर कंपनी पूरी घाटे में चले जाए तो उससे ज्यादा वो जोखिम वहन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, अंशों का हस्तांतरण। अंशों के हस्तांतरण से मतलब क्या है कि जो शेयर्स होते हैं, अंशों के हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर अंशों के हस्तांतरण से तात्पर्य है कि जो एक अंशधारक होता है वो एक समय बाद अपने अंशों को यहाँ पर सोल्ड आउट कर सकता है, यानी उनको विक्रय करके बाहर कर सकता है और अपनी सदस्यता हटा सकता है। मगर जो इनको परचेज करेगा वो उसके लिए सदस्यता क्या है, मेंबरशिप कंपनी की मिल जाएगी, यानी वो अब उस कंपनी का कौन शेयर होल्डर होगा, वो वाला शेयर होल्डर हो जाता है जो क्रय करता है। वही देखेंगे, अंशधारियों को उनके धारित अंशों को बेचने का अधिकार होता है। सबसे पहले क्या है कि यदि एक्स है और एक्स ने वाई लिमिटेड के 200 शेयर खरीद रखे हैं, अब क्या करता है, 200 शेयर ये 1 साल तक रखता है और 1 साल बाद इन शेयरों को ये जेड को सोल्ड कर देता है, जेड को क्या कर देता है, बेच देता है। इस चीज का अधिकार कहाँ होता है, कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई अधिकार होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंशों के हस्तांतरण में ये अधिकार होता है। इस कारण जो व्यक्ति इन अंशों का क्रय या खरीदता है वह कंपनी का सदस्य बन जाता है और जो इन अंशों को जो परचेज करता है वो क्या बन जाता है, इसका सदस्य बन जाता है। आगे देखते हैं, निरंतरता की क्षमता यानी कंटिन्यूटी जो इसकी होती है वो देखते हैं अब। यानी निरंतरता की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, देखिएगा, अंशों के हस्तांतरणिता के कारण अंशों को क्रय विक्रय होता रहता है। यानी सबसे पहले क्या है, इसकी ये विशेषता भी है, अंशों का हस्तांतरण इसकी विशेषता भी है कंपनी की। अब क्या होता है कि शेयर होल्डर आते रहते हैं जाते रहते हैं, शेयर होल्डर आते रहते हैं जाते रहते हैं, मगर इससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। वही यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा, अंशों की हस्तांतरणिता के कारण अंशों का क्रय विक्रय होता रहता है, यानी कोई अंश खरीदता है तो कोई अंश बेच देता है कोई शेयर होल्डर। परंतु कंपनी के इस क्रिया के चलते, अगर ये क्रिया होती रहती है कंपनी में, इसकी निरंतरता पर कोई भी संकट नहीं आता है। शेयर होल्डर शेयर बेचें या खरीदें, इस पे आपस में कोई भी प्रभाव होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, कि वो निरंतरता है और
अंशों को जो क्या किया जाता है, हस्तांतरण करते हैं। आगे देखते हैं विकास की क्षमता, यानी अब देखते हैं विकास, डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट क्या करता है, देखिएगा, विपुल वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधनों के आधार पर। विपुल का मतलब क्या होता है, विपुल का मतलब होता है बहुत। पहले तो आप ये समझ लीजिए विपुल का क्या मतलब है, बहुत। विपुल यानी बहुत। वित्तीय एवं प्रबंधकीय यानी फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट रिसोर्स वेस्ट ऑन द कंपनी इन द डेवलपमेंट। क्या है, विपुल वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधनों के आधार पर कंपनी अपने विकास यानी डेवलपमेंट और विस्तार यानी स्कोप लार्जेस्ट जो करने में क्षमता रखती है। इसके क्या होगा कि जितना अच्छा जिसका कैपिटल होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं जितनी अच्छी उसकी कैपिटल होगी उतना ही अच्छा उसका क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। क्योंकि बिना मैनेज सबसे अगर हम जब संगठन पढ़ते हैं और संगठन में एक जब आप पढ़ते हैं हम, तो वहां पर जो चरण दिए गए हैं, नियोजन, नियंत्रण, ठीक है ना, समन्वय, इन चीजों में हमें एक ही चीज मिलती है, क्या, कि जहां पर वित्तीय प्रबंध अच्छा होगा यानी प्रबंधकीय संसाधन अच्छे होंगे, वहां पर वित्तीय भी ठीक होगा, संसाधन की पूर्ति होगी, तो क्या होगी, कंपनी अपने स्कोप को क्या करेगी, लार्जेस्ट करने की क्षमता भी रखती है। आगे देखते हैं सुदृढ़ वित्तीय शक्ति, यानी इसकी जो वित्तीय स्थिति रहेगी, सुदृढ़ वित्तीय शक्ति यानी इसकी जो फाइनेंशियल पावर रहेगी वो कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, यानी वेरी गुड रहेगी, एक्सीलेंट जैसे हम कह सकते हैं। क्यों रहती है, उसका रीजन है अंशधारियों की भारी संख्या में कंपनी निवेश करते हैं। अंशधारी भारी संख्या में कंपनी में निवेश करते हैं। आगे, अतः कंपनी के पास वित्तीय संसाधन क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं, पर्याप्त भंडार बना रहता है। आवश्यकता पड़ने पर नए अंशों का निर्गमन करके एवं ऋण लेकर अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकती है। कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। यदि लगता है कंपनी के लिए कि मुझे फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो वो क्या करती है, उसके लिए क्या करेगी, वो अंशों का क्या करेगी, री इशू करेगी, भाई शेयर्स क्या करेगी, वो शेयर्स इशूड करेगी, ठीक है ना। अगर शेयर इशूड से इसका काम नहीं बनता है, तो जो हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां से क्या लेगी, वो ऋण लेगी। तो इससे क्या होता है, सुदृढ़ शक्ति या वित्तीय शक्ति इसके क्या होती है, अच्छी रहती है। अब देखते हैं हम आगे आगे क्या क्या हमारी हेडिंग्स होने। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी के उद्देश्य, गुण, लाभ एवं महत्व आगे हमारे कौन कौन से हैं। ऋण प्राप्त करने की क्षमता, यानी लोन रिसीव करने की जो क्षमता है वो कितनी फास्ट होती है, वो देखना है हमें। यहाँ पर क्या देखना है, देखिएगा, कंपनी के पास स्वयं की पर्याप्त स्वामी पूंजी होती है। जब आपने सुना है, जब एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है यानी उसका निर्माण होता है, तो उस समय आपने सुना होगा एक, या तो इसको कहते हैं हम रक्षित, या कहते हैं इसे आरक्षित, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व। एक इस प्रकार की जो कैपिटल होती है वो आपने सुनी होगी। होता क्या है कि इसके लिए मिलता है, इसलिए लोन क्यों मिलता है, पर्याप्त स्वामी पूंजी होती है जिसके बल पर वह अनेक प्रकार की परिसंपत्तियों के ढांचे का निर्माण कर सकती है। परिसंपत्तियां कब होंगी, जब इसके पास क्या होगी, स्वयं की पूंजी होगी। जब आरओसी के पास रजिस्टर्ड होता है तो बताया जाता है हमारी कंपनी इतनी से चालू होगी, इतनी हमारी इशूड कैपिटल रहने वाली है, इतनी हमारी रिजर्व कैपिटल रहने वाली है, और इतनी कैपिटल जो है हमारी वो अलग, मतलब जब हम टाइप्स ऑफ कैपिटल्स पढ़ेंगे, जब हम अलग अलग को बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर समझने वाली बात है वो समझिएगा। अब क्या होता है कि परिसंपत्तियों के ढांचे का निर्माण कर सकती है, और सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जब कंपनी बनती है, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लैंड परचेज करनी होगी। क्या करनी होगी, लैंड परचेज, यानी भूमि खरीदेगा तभी तो कंपनी बनेगी। अब भूमि भी क्या है, एक संपत्ति है। यदि किसी कंडीशंस में उसको लोन वाला क्या देखता है,
लोन वाला यही देखेगा कि मेरी जो मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, जो धन दे रहा हूँ, इसको चुकाया कैसे जाएगा। अंततः अगर कंपनी घाटे में चली गई तो देखता है, देखिए लैंड हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इसकी बिल्डिंग्स हो गई, और सबसे बड़ी क्या बात है, उसकी रक्षित या रिजर्व या आरक्षित जो कैपिटल्स होगी वो भी इसके पास पर्याप्त होती है। इन संपत्तियों की जमानत के आधार पर ऋण जुटाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, बंधक पत्र एवं बॉन्ड को निर्गमन कर ऋण पूंजी को ले सकती है। क्या कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हमारे पास कौन से हो सकते हैं, बंधक पत्र हो सकते हैं, दूसरे क्या हो सकते हैं, बॉन्ड को भी इशू करके कंपनी ऋण ले सकती है। आगे देखते हैं केंद्रीयकृत प्रबंध। अब केंद्रीयकृत प्रबंध से क्या आशय है, आपने 11th क्लास की बीएसटी में या 12th क्लास की जो बीएसटी आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है 3 स्टेप मैनेजमेंट फॉर्मूला के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। एक होता है हमारा हाई, एक होता है मीडियम और एक होता है लो, यानी उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। अब कंपनी क्या करती है देखते हैं। केंद्रीयकृत प्रबंध होता है सबसे पहले तो ये इसकी विशेषता भी है, यही इसका महत्व है, यही इसका उद्देश्य भी है, यही इसके क्या है, लाभ है, ठीक है। आवश्यक नीति संबंधी मामले शीघ्र निर्णय के लिए समय समय पर, यानी जो कुछ भी आवश्यक नीति बनेंगी, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से हो, डिस्ट्रीब्यूशन से हो, सेलिंग से हो, या क्वालिटी से हो, या क्वांटिटी से हो, कुल मिलाकर ये है कि क्या होगा, आवश्यक नीति संबंधी मामले शीघ्र निर्णय के लिए इन पर जल्दी से जल्दी क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा के लिए समय समय पर, क्या पर, समय समय पर निदेशक मंडल की सभा होती है। यानी एक आपने नाम सुना होगा, अगर आपके सर ने बताया होगा 11th क्लास में जब हम कंपनी पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है बीओडी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको क्या कहते हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, निदेशक मंडल। क्या कहते हैं, निदेशक मंडल। अब निदेशक मंडल क्या करता है सुनिएगा, एक तो इनकी एजीएम होती है, इसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, और हिंदी में कहते हैं वार्षिक साधारण सभा। परंतु समय समय पर क्या होता है, एक इनकी फॉर्मल जो मीटिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, फॉर्मल मीटिंग्स, जिनके लिए कह सकते हैं आप एक औपचारिकता की जो मीटिंग्स होती हैं, कोई प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट करना है, मॉडिफाई कराना है, तो उसके लिए फॉर्मल मीटिंग ये रखते हैं। एजीएम कब होगी, साल में होगी। फॉर्मल मीटिंग कभी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये निदेशक मंडल सभा होती है जो कि पूर्व अनुमान, यानी पिछले वर्ष हमने कितना प्रॉफिट कमाया, अब कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। आयोजन, यानी प्रोविजन भी बनाने हैं, प्रोविजंस बनाने हैं, ठीक है। फिर नियंत्रण, यानी कंट्रोलिंग भी करना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोरिलेशन, यानी क्या बनाना है, इनमें समन्वय बहुत जरूरी है। अब समन्वय कहां कहां होगा, समन्वय लेबर में हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है, और आपके जो माल होते हैं उसमें हो सकता है, क्वांटिटी में हो सकता है, पैकेजिंग में हो सकता है। क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी हमें। जब लेबलिंग अच्छी नहीं होगी और प्रोडक्ट हमारा अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो क्या रहेगा, डिकोरिलेशन हो जाएगा। अब डिकोरिलेशन हो जाएगा तो समन्वय असंतुलन हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, समन्वय को भी साथ में बहुत जरूरी रखना पड़ता है। आदि बोला ही गया है। प्रबंध का सार कौन है, प्रबंध का सार, प्रबंध का सार ही होता है समन्वय। आप कितने भी अच्छे प्रबंध करता हैं, आपका कितना भी अच्छा केंद्रीयकृत प्रबंध है, मगर प्रबंध में जब तक समन्वय नहीं होगा, कोरिलेशन नहीं करोगे आप, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं लाओगे, संबंध, समन्वय, सहसंबंध जब तक स्थापित नहीं करोगे आप, जब तक कोई भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं चलेगा। क्यों, इनको इनका फैसला ये मानेंगे और इनका फैसला ये मानेंगे। ऐसे ही यदि कोई परेशानी है तो उस समस्या को यहां तक पहुंचाया जाएगा, फिर उसके बाद में ये समस्या कहां जाएगी, यहां जाएगी।
अगर इन तीनों फैक्टरों में यानी निम्न स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध और मध्य स्तरीय प्रबंध में जब तक कोरिलेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, कोई भी प्रबंध क्रिया संपूर्ण नहीं होगी। नीति संबंधी के निर्णय उच्च स्तर पर होते हैं। भैया जाहिर सी बात है, कहां होगी मीटिंग? बीओडी की मीटिंग होगी। बीओडी में कौन बैठता है? कौन बैठता है? अंशधारी बैठते हैं, वो भी कौन से? चुने हुए अंशधारी जो बीओडी के मेंबर होंगे। किसके? निदेशक मंडल के कौन होते हैं? सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, बाजार में मजबूत पकड़, ये इसका एक और लाभ है, यही इसके गुण हैं, इसका महत्व है, इसका उद्देश्य है, क्या है? बाजार में मजबूत पकड़, कंपनी अपनी साख एवं सुदृढ़ विक्रय व्यवस्था के, एक कंपनी क्या करेगी? पहले तो अपनी क्या करेगी? गुडविल क्रिएट करेगी। क्या करेगी? गुडविल, गुडविल क्रिएट करना होगा उसे। उसके बाद में सुदृढ़ साख एवं सुदृढ़, दूसरी बार क्या है देखिएगा, इनके लिए क्या लानी पड़ेगी? गुणवत्ता लानी पड़ेगी, गुणवत्ता लानी पड़ेगी। ठीक है, किस में लानी पड़ेगी? प्रोडक्ट में लानी पड़ेगी। ठीक है ना, किस में लानी पड़ेगी इनके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन में लानी पड़ेगी। और कहां ला सकते हैं ये? क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग, जितनी बार हैं जो चेन है वहां पर इनके लिए सुदृढ़ व्यवस्था करनी पड़ेगी। विक्रय व्यवस्था के आधार पर, देखिएगा इस लाइन का मतलब यही है, कंपनी अपनी साख एवं सुदृढ़ विक्रय व्यवस्था, जिसकी साख अच्छी होगी, सुदृढ़ व्यवस्था ठीक होगी, और उसके आधार पर क्या होगा? उसका सेलिंग होगा। जब सेलिंग होगा तो आउटपुट ज्यादा लिख लेगा, वहां प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के हिसाब से आउटपुट ज्यादा जब होगा तो आउटपुट जब ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा अर्न होगा। विक्रय व्यवस्था के आधार पर प्राय कंपनियां विस्तृत बाजार में अपनी पकड़ बना लेती हैं। जैसे आपका जीते जागता एग्जाम्पल क्या है? अगर हम टायर कंपनी का उदाहरण लेते हैं तो एमआरएफ एक महज एक ऐसा टायर है जिसने क्या कर रखा है? अपना साख भी बना रखी है और सुदृढ़ विक्रय व्यवस्था भी बना रखी है। आप देखेंगे बाइक में देख लीजिएगा, आज से कुछ साल पहले यानी 2010 शायद, उस टाइम पर जब हीरो मोटर को अलग नहीं हुआ था तो हीरो होंडा एक बाइक, ठीक है ना, जो रूरल और अर्बन एरिया में जिसने राज किया, वो किसका प्रमाण है? वो इसी चीज का प्रमाण है, साख और सुदृढ़ विक्रय व्यवस्था। सबसे पहले क्या बनाया उसका? सबको पता है, उसका इंजन अच्छा है, बॉडी सॉलिड है, ये क्या बनी? साख बनी। प्रोडक्ट में दम है भाई, अब प्रोडक्ट में दम है, व्यवस्था भी कैसी हुई? सुदृढ़ हुई। ठीक है, अब फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जो आगे हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा कंपनी की सीमाएं एवं दोष। आपके लिए मैं दोबारा से बता दूं, कंपनी की सीमाएं एवं दोष। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार लेता हूं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।